नमस्कार, जोहार। हम हाजिर हैं तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम के साथ। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं तंबाकू निषेध दिवस के बारे में कि ये दिवस मनाने की उपयोगिता क्या है, इस दिवस को क्यों मनाया जाता है और इस दिवस के दिन क्या कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं लोगों के बीच में जन जागरूकता फैलाने के लिए। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रिम्स रांची के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित झा को, और उनसे हम बात करेंगे तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। डॉक्टर रोहित, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, जोहार आप सभी को। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रतिवर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो ये दिवस मनाने की उपयोगिता क्या है? देखिए, जैसा कि सभी को पता है, प्रत्येक वर्ष 31 मई के दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे, तंबाकू निषेधाज्ञा दिवस से मनाया जाता है। इसका मनाने का मुख्य कारण है कि लोगों को जागरूक करना कि तंबाकू सेवन ना करें, क्योंकि तंबाकू सेवन के काफ़ी हानिकारक प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारियां और शारीरिक बीमारियां, तो उन सब बीमारियों से बचा जा सके, आने वाली जनरेशन को हम लोग स्टिमुलेट कर सके कि वो टोबैको का यूज़ नहीं करें, इसी के लिए वर्ल्ड वाइड ये डे मनाया जाता है। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष लगभग 70 से 80 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू सेवन के कारण होती है। लेकिन जब हम नशा की ओर पहला कदम उठाते हैं, तब हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये तंबाकू आगे चलकर हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ हम जानना चाहेंगे कि तंबाकू सेवन किस तरह से खतरनाक है। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि तंबाकू सेवन से प्रतिवर्ष लगभग 70 से 80 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है जी। और ये वर्ल्ड वाइड डेटा है। जहाँ तक इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 17 से 18 लाख प्रतिवर्ष मृत्यु होती है तंबाकू सेवन से। और तंबाकू सेवन करने वालों के परिजनों की जहाँ तक बात करें, जो कि सेकेंड हैंड टोबैको स्मोकर्स होते हैं, तो ऐसा डेटा है कि लगभग 13 से 15 लाख व्यक्ति जो सेकेंड हैंड स्मोकर की वजह से डेथ होती है प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वाइड में। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है और वर्ल्ड वाइड ये 5th लीडिंग कॉज है डेथ का एमंग ऑल अदर कॉजेज ऑफ डेथ इन एनी पेशेंट, कोई भी पेशेंट में। तो जिस तरह से इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़ते जा रहा है, तो हमें जागरूक करना लोगों को काफ़ी ज़रूरत है कि कैसे स्मोकिंग से बचें। जहाँ तक तंबाकू के या स्मोकिंग के दुष्प्रभावों की बात है, तो हमारा, जैसे मैं थोड़ा बेसिक से जानना चाहूँगा। जी हाँ, जरूर। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर विभिन्न सेल्स, जिसे कोशिकाएं बोलते हैं, कोशिकाओं से बना होता है। तो ये कोशिकाएं के अंदर डीएनए होती हैं। डीएनए जो कि हमारे दिन प्रतिदिन में सेल कैसे चेंज होगा या हमारा बॉडी कैसे डेवलप होगा, उस पर डिपेंड करता है। तो टोबैको जब कोई खाता है तो टोबैको में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं अंदर में, जिसमें कि करीब 7,000, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7,000 या 8,000 प्रोडक्ट्स होते हैं। उसमें से कुछ 70 से 100 केमिकल्स ऐसे हैं जो शरीर की में डीएनए में चेंजेस लाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तंबाकू का सेवन करता है, तो ये तंबाकू के जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जाके उस डीएनए में डैमेज करते हैं और डीएनए में डैमेज करने की वजह से शरीर में चेंजेस आते हैं, जो कि विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। जी, तंबाकू का हम कई रूपों में सेवन करते हैं। अगर हम तंबाकू को मूल रूप में लें तो खैनी का सेवन जो है, खैनी चूना के साथ हम करते रहते हैं। उसके बाद बीड़ी में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद तंबाकू है और अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो पान मसाला। अलग अलग रूपों में हम इसका सेवन करते रहते हैं और जब हम सेवन करने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं, तब हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि नशा जो हमें एक क्षणिक सुख दे रहा है, वो आगे चलकर कितना बड़ा दुख देने वाला है। तो अगर हम एक एक करके इनके बारे में बात करें कि कौन सा नशा जो है, नशा तो कोई भी हो वो खतरनाक हो सकता है, खराब नशा है, लेकिन अगर हम बात करें कि खैनी का सेवन या तंबाकू का सेवन, पान पराग का सेवन या सिगरेट और बीड़ी का सेवन, इसको हम कैसे लें, कौन सा ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, या एक एक करके अगर हम इनके बारे में चर्चा करें कि कौन सा तंबाकू का सेवन जो है वो हमारे किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि जहाँ तक टोबैको की बात है, डिफरेंट तरीके से टोबैको का कंजम्पशन किया जाता है। जैसा कि आपने बताया कि चाहे वो पान मसाला हो, खैनी हो, पान हो या फिर सिगरेट हो, या इनके साथ अल्कोहल को भी अगर जोड़ ले तो स्मोकिंग के साथ अल्कोहल है। जी हाँ। खासकर आजकल देखा जा रहा है कि खासकर यंग जनरेशन में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में, एक सोसाइटी को दिखाने के लिए भी, खुद को कूल साबित करने के लिए भी लोग ये स्मोकिंग के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूज़ करते हैं, जो कि कहते ही बिल्कुल सही नहीं है। प्लस दूसरा बात है कि पीयर प्रेशर,
पीयर प्रेशर की कोई दोस्त स्मोक कर रहा है तो वो बगल वाले को स्टिमुलेट करता है कि तुम भी स्मोक करो, धीरे धीरे करके ये एक चेन बनता चला जाता है। और खासकर यंग जनरेशन जो कि दूसरों को देख के सीखते हैं तो उनको ये काफ़ी कूल लगता है। तो सबसे पहले मैं तो उन्हें कहना चाहूँगा कि किसी भी फॉर्म ऑफ टोबैको कोई भी कहीं से कूल नहीं है, ये किसी भी तरह से आपको स्वास्थ्य को बेहतरी तो कभी नहीं पहुँचाएगा, हानि ही पहुँचाएगा। जहाँ तक डिफरेंट फॉर्म ऑफ टोबैको की बात है तो हम लोग सबसे पहला तरीका होता है खैनी में लोग टोबैको को चूना मिला करके मुंह के पास कहीं एक जगह पे रखते हैं और काफ़ी लंबे समय तक छोड़ देते हैं। वहाँ से उसके पदार्थ का रसावन होते रहता है, धीरे धीरे उसको सॉलो करते हैं और जो कि बॉडी के सिस्टम में जाता है जी। खैनी खाने से 2-3 तरह के कैंसर बहुत कॉमनली होते हैं। पहला तो ओरल कैंसर, क्योंकि एक जगह पे लंबे समय तक रखने से वहाँ की जो म्यूकोसा होती है वो म्यूकोसा में चेंजेस आते हैं, चेंजेस आने की वजह से फिर उसमें कैंसरस डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। दूसरा, उसके जो रस निकलता है उसका सेवन करते हैं तो उसकी वजह से इसोफेगस का या पेट की बीमारी हो सकती है, जहाँ गैस्ट्राइटिस की संभावना हो सकती है, आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा जो सेकेंड फॉर्म आप बताएं आपने, तो पान मसाला के साथ भी सिमिलर ही चीज़ें हैं कि उसमें ओरल कैंसर या मुंह नहीं खुलने की संभावनाएं ये सब ज़्यादा होती हैं। तीसरा फॉर्म है जो कि बहुत कॉमन है, स्मोकिंग करना। स्मोकिंग के सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी टू द लास्ट पार्ट ऑफ GIT मतलब रेक्टम, वहाँ तक हर पार्ट को वो अफेक्ट करता है। सबसे पहले वो आपको डायबिटीज़ की ओर, जहाँ तक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की हम लोग बात करें तो डायबिटीज़ की ओर बढ़ाता है, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ की ओर बढ़ाता है, स्ट्रोक आने के खतरे बढ़ जाते हैं, लंग डिजीज़ के खतरे बढ़ जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, चाहे वो ओरल कैंसर हो, लंग कैंसर हो, स्टमक का कैंसर हो, सबके इंसिडेंसेस को बढ़ाता है। खासकर स्मोकिंग से क्या होता है कि जब टोबैको के डिफरेंट फॉर्म्स खाते हैं, खासकर निकोटीन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारी जो श्वास नली होती है उसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनमें सीलिया रहती हैं, जो कि अवांछित पदार्थों को बाहर की ओर एक्सक्रीट कर देती हैं। जी। तो जब कोई लंबे समय तक कार्बन मोनोऑक्साइड या निकोटीन का सेवन करता है तो वो सीलिया डैमेज हो जाती हैं। तो क्या होता है कि जो अनवांछित पदार्थ हैं वो लंग में जमा होना शुरू करते हैं, तो उसकी वजह से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस या फिर लंग का कैंसर या ट्यूबरक्लोसिस वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब से काफ़ी ज़्यादा खतरा है किसी भी फॉर्म ऑफ टोबैको से। जी। हम अपने समाज में देखते हैं कि पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी जो हैं वो तंबाकू सेवन की तरफ बहुत आकर्षित होती हैं और बहुत ज़्यादा ही उनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पहले देखा जाता था कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो जब ग्रुप में बैठती थी तो बीड़ी का सेवन करती थी, लेकिन आज की जो आधुनिक पीढ़ी है वहाँ भी इस तरह से नशा का जो है प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो अगर एक महिला धूम्रपान करती है, तंबाकू का सेवन करती है, तो इससे उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, और साथ ही हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई गर्भवती महिला धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करती हैं तो उससे उनकी जो गर्भ में पल रहा शिशु है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जहाँ तक तंबाकू का इफ़ेक्ट है वो मेल में और फीमेल में दोनों में बराबर ही होता है। कुछ एक डेटा है जिन्होंने बताया है कि फीमेल्स में चूँकि हार्मोनल स्टिमुलेशन ज़्यादा होता है तो उनमें स्मोकिंग का आफ्टर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। जैसा आपने बताया बिल्कुल सही है, आजकल यंग जनरेशन फीमेल्स में या ओल्डर जनरेशन में भी स्मोकिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ टोबैको कंजप्शन का काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ते चला जा रहा है। तो महिलाओं में ये जो मुख्य कारण होते हैं जो मैंने बताया, सारी तरह की बीमारियां वो सब काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एक और डिप्रेशन का भी बहुत बड़ा कारण है महिलाओं में, जो कि स्मोकिंग, और लोग ये स्मोकिंग करने को कुछ दूसरे नेगेटिव फैक्टर्स जो लाइफ में होते हैं उससे रिलेट करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने स्मोक करना शुरू कर दिया, जो कहीं से भी सत्य नहीं। लोग अपने आप को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं लेकिन इसमें कहीं भी सत्यता नहीं है। महिलाओं में ऐसा खास करके ज़्यादा देखा जाता है। और जहाँ तक गर्भवती महिलाओं की बात है तो अगर गर्भवती महिलाएं खुद स्मोक करें या फिर उनके परिजन स्मोक करें या उनका हस्बैंड स्मोक करे तो उस स्मोक की वजह से गर्भवती महिला एवं उसके अंदर रह रहे शिशु को भी डैमेज हो सकता है। खास करके मानसिक बीमारियां या आनुवांशिक जो हार्ट डिजीज़ होते हैं या लंग डिजीज़ होते हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हस्बैंड स्मोकिंग करे और प्रेग्नेंट फीमेल के बगल में। तो इसीलिए खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को तो बिल्कुल बचना चाहिए, उनके घर में किसी को भी स्मोकिंग या किसी फॉर्म ऑफ टोबैको कंजम्पशन से बचना चाहिए। जी। अभी आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि जो सेकंड हैंड यूजर्स स्मोकर्स होते हैं उनकी मृत्यु भी है, उसका भी आंकड़ा वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ हम जानना चाहेंगे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग धूम्रपान कर रहे हैं, इसके साथ ही जो सामने बैठे हुए हैं उनको किस तरह से वो प्रभावित करते हैं?
देखिए, जब कोई धूम्रपान करता है खास करके, तो फिर वो धुआं बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो सामने जो व्यक्ति रहते हैं विदिन 5 to 10 मीटर्स के रेडियस में, वो उसको इनहेल करते हैं नहीं चाह करके भी। तो उनके कभी कभी ज़्यादा इनहेल करते हैं तो आदमी को रिएक्शन हो जाता है, कभी स्मॉल अमाउंट्स में जाते हैं, तो जो साथ में हमेशा रह रहे हैं लॉन्ग टर्म तक, तो उसमें वो पदार्थ अंदर में जा कर के डैमेज कर सकते हैं। तो इसीलिए एक बिल्कुल सही नहीं है कोई स्मोक कर रहा है। अगर कोई स्मोक कर रहा है, कोई एडिक्टेड ही है, तो उसके बगल में खड़ा रहना या जब वो स्मोक कर रहा हो तो रहने से काफ़ी नुकसान हो सकता है। जी जी। कई यंग जनरेशन में देखा जाता है कि जब वो सिगरेट पी रहे हैं तो उसके जो धुएं उठते हैं उसको देखकर बहुत वो आनंद लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो हैं वो धुआं बाहर नहीं निकाल कर किसी वजह से, डर से, या कोई देख ना ले, या छुपकर अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो वो धुआं जो है वो अंदर अंदर भी ले लेते हैं कई बार। तो ये धुआं जब अंदर लेते हैं तो क्या ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल सही बात आपने उठाई। जो धुआं अंदर लेते हैं इसे रिवर्स स्मोकिंग बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। इसमें ऐसा है कि लोग किसी कारणवश या अत्यधिक मतलब दिखाने के लिए या कोई कारण हो उसकी वजह से क्या करते हैं, स्मोक करने के बाद धुआं को अंदर की ओर इनहेल करते हैं। हाँ। तो इसमें ओरल कैंसर होना या फिर ओरल म्यूकोसा में चेंजेस आना, साथ में लंग्स में और स्टमक में, इन सब की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा इंसिडेंस में हो जाती हैं। तो कंपेयर टू सिंपल स्मोकिंग, रिवर्स स्मोकिंग ज़्यादा खतरनाक है और इसमें ज़्यादा नुकसान होने का और त्वरित नुकसान होने का खतरा ज़्यादा है। मुंह के अंदर की सतह में जलन भी हो सकती है जिसकी वजह से वहाँ पे चेंजेस और ल्यूकोप्लेकिया या फिर मुंह खुलने में परेशानी जो सब होती हैं वो सब ज़्यादा हो सकती हैं रिवर्स स्मोकिंग केसेस में। जी जी। अब हम एक एक करके जो कैंसर है, जैसे आपने कहा कि ओरल कैंसर के खतरे जो हैं वो देखने को मिलते हैं, फिर इसके अलावा जो है लीवर का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो एक एक करके उसके बारे में बात करना चाहेंगे। अगर हम ओरल कैंसर की बात करें तो उससे ग्रसित व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण नज़र आएंगे, उसका डायग्नोस कैसे किया जाए और उसका बचाव किस प्रकार से किया जाए? देखिए, ओरल कैंसर खासकर झारखंड और जो उत्तरी भारत का एरिया है वहाँ पे टोबैको कंजम्पशन मतलब खैनी खाना, पान मसाला खाना, गुटखा खाना बहुत ही कॉमन है। तो इस रीजन ऑफ इंडिया में काफ़ी कॉमन है ओरल कैंसर, जिसका मुख्य कारण तंबाकू सेवन ही है। इसमें क्या होता है कि लोग लंबे समय तक तंबाकू खाते हैं तो मुंह के जो अंदर की सतह होती है जिसे हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं, उसके सरफेस पे चेंजेस आना चालू होता है। उनके सेल्स के डीएनए डैमेज होते हैं और फिर वहाँ पे कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो कैंसर की ओर कन्वर्ट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से तंबाकू खा रहा हो और उसे मुंह खुलने में परेशानी आ रही हो, मुंह से अत्यधिक दुर्गंध आता हो, मुंह में कोई छाला है जो कि नॉर्मल दवाइयों से नहीं भर रहा हो, बेवजह ही दांतें ढीले पड़ रही हों या दांतों से खून गिर रहा हो, या फिर बोलने में आवाज़ में बदलाहट हो, थूक को घुटने में या दिक्कत हो, या खाना खाने में दिक्कत हो, इसके अलावा गले में कोई गिल्टी हो, मुंह के अंदर कोई घाव हो, तो ये सब अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं कैंसर के। तो इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है और जल्दी से जल्दी उचित चिकित्सक से परामर्श लेना है ताकि यथोचित इलाज हो सके। जी जी। तंबाकू के सेवन से कौन कौन से अंग का कैंसर देखने को मिलता है? देखिए, तंबाकू के सेवन से ओरल कैंसर हो सकता है, चाहे वो जीभ का कैंसर हो, मुंह का कैंसर हो। फिर एक मोस्ट कॉमन कैंसर है स्वरपेटी का कैंसर, जिसे लैरिंग्स का कैंसर हम लोग कहते हैं। इसके बाद श्वास की नली का कैंसर, लंग का कैंसर। एक डेटा के हिसाब से अराउंड 70% ऑफ लंग कैंसर आर कॉज्ड बाय टोबैको। तो लंग कैंसर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्मोकिंग का और टोबैको का। इसोफेगस जो अन्न की नली होती है उसका भी कैंसर होता है। इसके अलावा पेट का कैंसर या फिर पेशाब की थैली का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर और ब्लड कैंसर, ये सब कुछ कैंसर है जो कि बहुत कॉमन है। इसके अलावा कुछ जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसा मैंने बताया, डायबिटीज़ हुआ या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हुए, हार्ट डिजीज़ हुए, स्ट्रोक हुआ, डिप्रेशन है, ये सब जो नॉन कैंसरस बीमारी है इनका खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है और ये सारे कैंसर्स का खतरा होता है। जी जी। लीवर के कैंसर की बात करें तो उसमें शुरुआती दौर में कौन कौन से लक्षण नज़र आएंगे और उसकी जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, लीवर कैंसर की जहाँ तक बात करें तो लीवर कैंसर के शुरुआती, लीवर चूँकि एक बड़ा ऑर्गन है तो उसमें जब कैंसर शुरू में स्टार्ट होता है तो बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक होता है। आदमी पेशेंट को नॉर्मल कंप्लेंट्स होते हैं, लाइक छोटा सा पेट में दर्द हो रहा है या भूख नहीं लग रहा है, इस तरह का। तो इस तरह के सिम्टम्स को लोग इग्नोर करते हैं या नॉर्मल फिजिशियन से या क्वैक से मिल करके अपने से ओवर द काउंटर दवाइयाँ ले लेते हैं और सिम्टम को दबा लेते हैं। लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स हैं जैसे कि भूख नहीं लगना, वज़न का कम होना, बिना किसी कारणवश जॉन्डिस होना, पेट में हमेशा दर्द रहना या लूज़ मोशन होना, ये सब सिम्टम्स हैं तो एक बार परामर्श करना ज़रूरी है। ये लीवर कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं।
इसमें हम लोग बेसिकली पेशेंट का पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं जी। अल्ट्रासाउंड में अगर कोई ऐसा सस्पिशियस गांठ कहीं मिलती है हमें तो फिर हम लोग उसके हायर मोडालिटीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे सीटी स्कैन है या पेट स्कैन है, वो कराते हैं। ज़रूरत पड़ने पे बायोप्सी होती है। अगर बीमारी अर्ली स्टेज में हुई तो ऑपरेशन होता है, लेट स्टेज में हुई तो दवाइयाँ चलती हैं। जी जी। जैसे आपने कहा कि स्टेज के हिसाब से इलाज करवाई जाती है, तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई शुरुआती दौर में आपके पास कोई मरीज आता है तो उसकी जांच के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, उसकी पहचान करवाने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, और इनिशियल स्टेज के इलाज के लिए कौन कौन क्या सजेस्ट किया जाता है, क्या सुझाव दिए जाते हैं? देखिए, जहाँ तक कैंसर की बात है तो हर ऑर्गन का अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। तो हमें पेशेंट को या लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है कि क्या सिम्टम्स हैं जो अलार्मिंग हैं टुवार्ड्स कैंसर, जिसके लिए वो कंसल्ट करें। जैसे मैंने मुंह के कैंसर के लिए बताया, उसी तरह से अगर जो भी नॉर्मल है बॉडी में उससे कुछ एबनॉर्मल हो रहा है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, जैसे कि अत्यधिक अगर किसी को महिला को मेंस के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है, या ब्लीडिंग के अलावा बीच में भी कभी ब्लीडिंग होती है, या फिर पैखाने के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से रक्तस्राव हो रहा हो, पेट में कोई गांठ हो, शरीर में कहीं कोई गिल्टी हो जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रही हो, कोई घाव हो शरीर में जो कि नहीं भर रहा हो, तो ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि पेशेंट का सिम्टम्स क्या है, तो उससे हम लोग उस ऑर्गन को रिलेट करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग जांचें कराते हैं। जांच कराने के बाद हम लोग पेशेंट की स्टेजिंग करते हैं कि वो किस स्टेज में है। उसके लिए सीटी स्कैन होता है, पेट स्कैन होता है, ताकि पता चले कि बीमारी कौन से स्टेज में है और स्टेज के हिसाब से आगे का इलाज होता है। जी जी जी। तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उससे बचाव के लिए, ताकि आगे चल के वो सेवन ना करे, क्या इस तरह का रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ उपाय किया जाता है? काफ़ी उपाय किए जाते हैं इसके लिए। जो व्यक्ति तंबाकू ग्रस्त है या तंबाकू से काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड है, उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए आजकल बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें रोल है काउंसलिंग का। काउंसलिंग नॉट फ्रॉम ओनली डॉक्टर, बस फैमिली मेम्बर्स, जो एडजेसेंट रिलेटिव्स हैं, जो पड़ोसी हैं, जो समाज के लोग हैं, वो लोग भी आगे आए, और जो डॉक्टर्स हैं, और काफ़ी क्लिनिक्स खुले हुए हैं जहाँ पे काउंसलिंग की जाती है ऐसे मरीजों की। और जो सुख की अनुभूति उन्हें लगता है कि टबैको करने से हो रहा है, तो उस पॉइंट को, ट्रिगर पॉइंट को हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस लिए उन्होंने स्टार्ट किया, दिखाने के लिए या कोई कारण था। तो वो कारण को अगर हम लोग जान पाएंगे तो टोबैको से एडिक्ट से हटाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ निकोटीन आजकल अवेलेबल हैं जो कि धीरे धीरे करके टोबैको से एडिक्शन में मदद करते हैं, चाहे वो च्युइंगम के रूप में हो या पैचेस के रूप में हो या कुछ इंजेक्शंस आते हैं। मार्केट में कुछ दवाइयाँ भी आती हैं, वो दवाइयों का सेवन करने से भी लोग तंबाकू से निजात पा सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ क्लिनिक चलाए जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में ओपीडी होती है, साथ ही साथ साइकेट्रिक काउंसलिंग होती है पेशेंट की और पेशेंट के रिलेटिव्स की भी, ताकि वो इनको छोड़ने में आसानी हो। जी जी। तो क्या जो व्यक्ति धूम्रपान का सेवन कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है और वो छोड़ना चाहे, तो क्या वो उसे आसानी से छोड़ पाता है, या धूम्रपान छोड़ने के बाद भी उसमें कुछ और लक्षण नज़र आते हैं? देखिए, धूम्रपान छोड़ना बहुत आसान नहीं है। जो बहुत एडिक्टेड हो गए हैं उनके लिए बहुत आसान नहीं होता, ये बात हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि डे टू डे हम लोग पेशेंट से डील करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट थोड़ा काउंसिल्ड रहे, उसके फैमिली मेम्बर डिटरमिन्ड रहे, और पेशेंट का हम लोग प्रॉपर केयर रखें बोथ इमोशनल एंड मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आसान है छोड़ पाना। थोड़ा समय लगता है, लेकिन पेशेंट हमने देखे हैं, बहुत सारे पेशेंट छोड़ देते हैं, बहुत सारे पेशेंट छोड़ने से, क्योंकि हम लोग इंसिडेंट्स बताते हैं कि पेशेंट को करने से क्या हुआ, खुद भी अपने परिवार में दुष्प्रभाव देखते हैं कैंसर का, तो उसके बाद बहुत सारे पेशेंट काउंसिल होते हैं। क्योंकि एक डेटा था उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर आप एक सिगरेट पीते हैं तो उससे आपके जीवन के 11 मिनट कम हो जाते हैं जी। तो ये सब बहुत ही अलार्मिंग चीज़ें हैं जो पेशेंट को बताने से, वो कभी कभी पढ़ा लिखा पेशेंट है तो वो समझता है बातों को और वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है जी। तो इस तरह से पेशेंट छोड़ सकते हैं। उन लोगों को समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है। काउंसलिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वो फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी जी। कई बार तो देखा जाता है कि पूरे फैमिली मेम्बर्स मिलकर एक नशा का जो है दौर चलता रहता है और सब समझते हैं नहीं आज थोड़ा सा पी लोगे तो कुछ नहीं होगा, या आज सिर्फ इसका सेवन कर लिए तो कुछ नहीं होगा, कल मत करना। लेकिन हम भूल जाते हैं कि नशा इसलिए नशा है क्योंकि वो बार बार करने की इच्छा जो है वो पनपती है और लोग करते हैं। इसके प्रति एक आकर्षण जो है वो कर रहा है, कुछ नहीं होता है तो हम करेंगे तो क्या होगा।
और कहीं कहीं तो हम इसे आज सोसाइटी सिंबल भी बना कर रखे हुए हैं कि हमारी सोसाइटी में अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम अप टू मार्क नहीं हैं। अभी आपने जिक्र किया पैचेस का, तो पैचेस के बारे में जानना चाहेंगे कि पैचेस कैसे काम करता है। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि टोबैको में या स्मोक में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें मेन कंपोनेंट है निकोटिन, जो कि हैबिट फॉर्मिंग होता है। निकोटिन बॉडी में जाने के बाद टूटता है और कॉन्टीन नाम का एजेंट बनता है, जो कि जाके डीएनए से जुड़ता है और डीएनए में डैमेज करता है। जो हम लोग पैचेज यूज़ करते हैं तो उसमें निकोटीन का ही एक स्वरूप होता है जो कॉन्टीन से आइसोमर होता है, तो वो भी बॉडी में जाकर के उसी जगह पर अटैच हो जाता है जहाँ पर निकोटीन जाके अटैच होगा। तो सुख की अनुभूति वही देता है जो स्मोकिंग से होगी, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसी वजह से पेशेंट धीरे धीरे करके उसे क्विट कर सकते हैं। वो थोड़ा हेल्पफुल होता है। उसमें एक पैच लगा दिया जाता है, शरीर में स्टिकर की तरह होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में उसे अटैच कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। 72 घंटे तक उससे स्मॉल अमाउंट में निकोटीन रिलीज होते रहती है, जो कि बॉडी के लेवल को मेंटेन करती है और पेशेंट को वो स्टिमुलस नहीं मिलता है कि वो स्मोक करे या वो टोबैको खाए या वो अल्कोहल पिए। तो उससे, और साथ में अगर हम पेशेंट का प्रॉपर ध्यान रखें, उसको काउंसिल करें, हेल्थ हैबिट वगैरह बढ़ाएं अच्छे से, तो उससे पेशेंट काफ़ी हद तक निजात पा सकता है। जी जी। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि कुछ खाने में चेंजेस हैं, जैसे कि हरी सब्जियां खाना, संतरे का सेवन करना या फिर पालक साग का सेवन करना, ये सब निकोटीन से निजात पाने में मदद करते हैं। तो खाने में अगर हम इन चीज़ों का मात्रा बढ़ाएंगे तो वैसे पेशेंट्स को और मदद मिल सकती है। अभी आपने कहा कि जो हम धूम्रपान या नशा करते हैं उससे कैंसर की संभावना जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है, लेकिन कैंसर और धूम्रपान के बीच की भी तो कोई स्थिति होगी कि हाँ, धूम्रपान करना शुरू किया है तो कैंसर से पहले भी किसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। वो कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं या कौन सी स्थिति हो सकती है? देखिए, ये जो लीजन्स होते हैं, जो कैंसर और टोबैको कंजम्पशन स्टार्ट करने और कैंसर होने के बीच के जो बीमारियां हैं, उन्हें हम लोग प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं, जिनमें कि अगर उस स्टेज पे रोकथाम कर दी जाए तो वहाँ से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। तो जैसे कि आप ओरल कैंसर की बात करें तो कोई लंबे समय से टोबैको खा रहा है, तो अगर मुंह में चेंजेस, कोई म्यूकोसा में चेंजेस आना, मुंह खुलने में परेशानी होना चालू हो जाए, जिसे कि हम लोग सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, या फिर अंदर की सतह सफ़ेद हो जाए जिसे ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, ये तो वो सब प्री कैंसर कंडीशन है। वहाँ पे अगर हम लोग पेशेंट को हमें मिल जाता है तो हम लोग उसको काउंसिल करते हैं, टोबैको स्टॉप कराते हैं और उसके लिए मेडिकेशंस है, वो मेडिकेशन देखते हैं पेशेंट को, तो उससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। अगर लंग कैंसर की ही बात करें तो जहाँ तक स्मोकिंग से, तो लंग में पहले चेंजेस आना शुरू होते हैं, कफ करने में परेशानी होती है या फिर क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, तो वहाँ पर हम रोकथाम कर लें तो उसमें अच्छा रहता है। सब बीमारियों में इसी तरह से प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो स्टमक कैंसर हो तो भूख कम लगना, मल द्वारा रक्त का स्राव होना, ये सब होना शुरू होता है। तो उसमें अगर अर्ली स्टेज में अल्सर में पता चल जाए तो कैंसर का रोकथाम किया जा सकता है। जी, जो किशोर और किशोरी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन WHO की तरफ से एक स्लोगन दिया जाता है। इस बार का स्लोगन है कि वी नीड फूड नॉट टोबैको। और तो हमें इसी चीज़ को फॉलो करें कि हमें अगर टोबैको, किसी भी फॉर्म ऑफ टोबैको से करने से नुकसान ही होना है। एक डेटा पब्लिश हुआ था 2021 में, WHO का डेटा था कि इंडिया की GDP हर साल 1% कम हो जाती है ड्यू टू टोबैको। तो अगर, और ख़ासकर यंग जनरेशन लोग इतना इसको कूल समझते हैं या एक दूसरे से पीयर प्रेशर में इसका स्मोक करते हैं या टोबैको लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर यंग जनरेशन खुद को समझाएं, एक दूसरे को समझाएं और जागरूक हों स्मोकिंग के अगेंस्ट और स्मोकिंग से होने वाले दुष्परिणाम के अगेंस्ट, तो काफ़ी हद तक इससे निजात पाया जा सकता है और ये बेटरमेंट होगा पूरे समाज के लिए, फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। जी, और जैसा कि इस बार का स्लोगन ही दिया गया है कि हमें खाने की ज़रूरत है, ना कि तंबाकू की ज़रूरत है। और पिछली बार भी शायद 2022 में दिया गया था पर्यावरण की रक्षा। तो अलग अलग वर्ष जब हम तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं तो अलग अलग थीम पर मनाते हैं, और इस थीम पर ही हम चाहते हैं कि लोगों को उसके प्रति जागरूक करें कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें। तंबाकू के लिए काफ़ी हद तक तंबाकू जो है वो हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। उसी तरह से इस बार का जो स्लोगन है वो है कि हम अपने खाने की मात्रा बढ़ाएं, ना कि तंबाकू की मात्रा बढ़ाएं, यानी अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, ना कि हम अपने स्वास्थ्य को खराब करें। तो इस स्लोगन का भी पालन करते हुए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर रोहित, आप हमारे बीच में आए और तंबाकू से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से ये आशा करते हैं कि अगर आप
अपने आसपास कोई भी इस तरह का तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उसे उसके प्रति जागृत कीजिए और वही काम जो है वो सबसे अच्छा काम रहेगा। और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, जोहार।